प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिभजन प्रियदर्शी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलोट, जिला श्री मुक्तसर साहब, आज आप सभी के समक्ष 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में निर्धारित आदिकाल की परिस्थितियां लेकर उपस्थित हुआ। प्यारे बच्चों, हम आदिकाल की विभिन्न परिस्थितियों का क्रमवार और सविस्तार अध्ययन करेंगे। हम उससे पहले ये समझेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया। हम ये भी समझेंगे कि किस काल का युग कब से कब तक माना जाता है। तो आओ प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। आदिकाल प्रथम काल है। 4 भागों में प्यारे बच्चों बांटा गया हिंदी साहित्य के इतिहास को, और उनमें से पहला है आदिकाल। हम आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 तक, भक्ति काल का संवत 1375 से लेकर 1700, रीतिकाल संवत 1700 लेकर 1900 तक, और इसी प्रकार आधुनिक काल जो है वो 1900 से लेकर आज तक माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने समझा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर 4 भागों में बांटा गया तो किसका समय कब तक माना गया। आपको समझ आ गया होगा। हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और समझते हैं, पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल की विभिन्न परिस्थितियां। तो देखो प्यारे बच्चों, आदिकाल की परिस्थितियां। साहित्य मनुष्य की भावात्मक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति है। मतलब जैसे आदमी की अभिव्यक्ति होगी उसी प्रकार का साहित्य क्या किया जाता, लिखा जाता। प्यारे बच्चों, भावात्मक प्रवृत्तियां अपने समकालीन वातावरण से बहुत प्रभावित होती हैं। इसलिए किसी भी साहित्य विशेष का अध्ययन करने के लिए उस काल के प्रवेश को जानना बहुत आवश्यक है। इस काल की रचनाएं सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के अनुरूप हैं। कहने का मतलब क्या बेटा, कि जितनी भी रचनाएं लिखी गई इस युग में वो वास्तव में राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप ही हैं। इसलिए इन परिस्थितियों का विवेचन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जो इस प्रकार, तो प्यारे बच्चों, हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे राजनीतिक परिस्थितियां। प्यारे बच्चों, राजनीतिक परिस्थितियां साधारणतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक के लगभग 700 वर्षों के लंबे समय का इतिहास है। आदिकाल के 700 वर्ष भारतीय इतिहास में बड़े उथल पुथल रहे। मतलब कोई अच्छा समय नहीं रहा, उथल पुथल का युग रहा राजनीतिक दृष्टि से। आदिकाल भारतीय इतिहास का यह काल राजनीतिक दृष्टि से आपसी वैर, विरोध और युद्धों का काल था। इस समय में घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण ही सामाजिक और राजनीतिक उलटफेर हुई। कहने का मतलब ये प्यारे बच्चों कि आपसी वैरभाव के कारण इस युग के जितने भी राजा हुए आपस में लड़ते थे और लड़ने के कारण राजनीतिक और सामाजिक उलटफेर हुई हैं। चलो हम आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। इस काल की मुख्य घटना किसी और सर्वप्रथम, इस काल की मुख्य घटना जिसकी ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित होता है वह मुसलमानों के लगातार आक्रमण और भारत में उनकी राज्य स्थापना है। अंतिम हिंदू शासक सम्राट हर्षवर्धन ने अपने समय में होने वाले यवन आक्रमणों को
बड़े साहस के साथ रोका और सारे भारत को एक सूत्र में बांधे रखा। तो प्यारे बच्चों, ये आपके समक्ष एक छायाचित्र उपस्थित है और ये छायाचित्र किसका है? राजा हर्षवर्धन, आर्यव्रत का अंतिम हिंदू सम्राट हैं। और ये छायाचित्र आप देख लें, ये हर्षवर्धन हमारे अंतिम हिंदू राजा थे। चलो प्यारे बच्चों, हम आगे चलते। परंतु हर्ष के मृत्यु के पश्चात, अभी हमने तस्वीर में देखा था, किसकी फोटो थी, तस्वीर थी, छायाचित्र हर्षवर्धन की। और जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, भारत की संगठित सत्ता जो बिल्कुल इकट्ठी पूरी ताकत मजबूती के साथ खड़ी थी, वो छिन्न भिन्न हो गई। और याद रखो, जब घर में हो या राजाओं में हो, कलेश, आपसी मतभेद पैदा हो जाते हैं। तो जैसे घर में संयुक्त से एकल प्रणाली चल पड़ी है, उसी प्रकार ये राजा भी छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गई। इन राज्यों के राजा लोग आपस में युद्ध करने लगे, आपस में ही लड़ते थे। सन 1170 ईस्वी में जयचंद कन्नौज की गद्दी पर बैठा। ये आपके समक्ष जयचंद की तस्वीर है, ये जिसको मैं आपको दिखा रहा हूं। दिल्ली के शासक चौहान वंशी पृथ्वीराज से उनका वैर था। ये पृथ्वीराज सम्राट पृथ्वीराज चौहान और ये राजा जयचंद, इन दोनों का आपसी में क्या था? कट्टर दुश्मनी हो गई थी, कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण। तो जब इनमें दोनों में, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद में आपसी बैर था, तो फायदा, घर में दो व्यक्ति लड़े तो तीसरा उठाता है। तो मोहम्मद गौरी को दिल्ली पर आक्रमण का निमंत्रण देने की तथा जयचंद ने स्वयं के विनाश की घटनाएं इतिहास में प्रसिद्ध हैं। मतलब मैंने कहा ना, जब आपस की फूट और बाहर की लूट, कहावत है प्यारे बच्चों। तो जब ये दोनों लड़े तो इसको फायदा मिला और इसने दिल्ली पर आक्रमण किया। चलो प्यारे बच्चों, आगे हम चलते। इस प्रकार उत्तर भारत की राजनीतिक अवस्था सुदृढ़ केंद्रीय शासन के अभाव में अस्थिर और छिन्न भिन्न हो गई थी। देश का राजनीतिक जीवन भीतर से खोखला हो गया था। देखो जी, जब लड़ाई झगड़ा जहां पर होगा तो मजबूत थोड़ी होगा, फिर खोखला ही होगा। तो भीतर से, अंदर से क्या हो गए थे? खोखला हो गया था। यही कारण है कि इस काल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध की स्थितियों का परिणाम। हिंदी साहित्य में क्या देखने को मिलता है? आमतौर पर युद्धों का सजीव वर्णन देखने को मिलता है। चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध भूमि में जाते थे प्यारे बच्चों, तो वहां पर जो भी तलवार तीर चलती थी उसको आंखों से देखते थे और उसी को अपनी कविताओं में लिखते थे। तो इस प्रकार का समस्याएं थी, मतलब वातावरण था। आक्रमण और युद्ध की स्थितियों का परिणाम है। ऐसे राजनीतिक उथल पुथल के वातावरण में जनता का एक वर्ग साहस और वीरता के साथ जीना चाहता था, तो दूसरा वर्ग वैराग्य की बातें सोचने लगा था। तीसरा वर्ग मरते मरते भी जीवन को भोग लेना चाहता था। तो इस प्रकार हमने देखा राजनीतिक परिस्थितियां। आप सभी को समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब हम करने जा रहे हैं सामाजिक परिस्थितियां। प्यारे बच्चों, सामाजिक परिस्थितियों को समझें। देखो, यथा राजा तथा प्रजा, और मैं हमेशा कहता हूं प्यारे बच्चों, यथा राजा तथा प्रजा और वैसा ही समाज। तो हम पढ़ते हैं सामाजिक परिस्थितियां। इस काल का समाज विभिन्न वर्णों तथा जातियों में बटा हुआ था।
सामाजिक राजनीतिक रिवाजों और विधि विधानों के पालन में अत्यंत कट्टरता आ गई थी। ठीक है, रीति रिवाज और विधि विधानों के पालन में क्या आ गई थी? कट्टरता आ गई, चिपक गए थे, अपने लकीर से बिल्कुल पीछे नहीं हटना, जो मर्जी हो जाए। इतनी कट्टरता अच्छी नहीं होती किसी भी समाज के लिए प्यारे बच्चों, तो इसमें कट्टरता आ गई। समाज की संगठन शक्ति नष्ट भ्रष्ट हो गई थी, जिसका सबसे अधिक बुरा प्रभाव नारी जाति पर पड़ा। उसकी स्थिति समाज में अत्यंत दीनहीन हो गई। वह पुरुष वर्ग के लिए मात्र भोग्य वस्तु बनकर रह गई थी। अब जहां पर रीति रिवाजों में कट्टरता आई प्यारे बच्चों, वहां पर नारी की जो हालात थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी, जो शंकर प्रसाद जी ने कहा था, वो इस युग के साहित्य पर बिल्कुल लगता है। वो पुरुष वर्ग के लिए मात्र भोग्य वस्तु बनकर रह गई थी। उसके अपहरण और क्रय विक्रय का व्यापार नृत्य प्रति बढ़ता जा रहा था। पुरुष के हृदय में नारी के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी कि नारी के प्रति कोई सहानुभूति रखे ना। इसलिए सामान्य जाति की नारी के लिए पुरुष का जीवन और मृत्यु दोनों ही भयंकर घटनाएं थी। तो ये था हमारे सामाजिक परिस्थितियों के हालात के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, कि उस युग का समाज किस प्रकार से था। चलो हम आगे चलते हैं। उन दिनों समाज दो वर्गों में बटा था प्यारे बच्चों। कितने वर्गों में? दो वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग राजा और दूसरा सामंत, शासक और उच्च वर्ग का था। इनके पास धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। दूसरा वर्ग किसानों मजदूरों का था, जिनका पहला वर्ग भरपूर शोषण करता था। मतलब राजा सामंत वर्ग बेचारे किसान दीनहीन की क्या करते थे? शोषण। ये युगों युगों से चला आ रहा है। ताकतवर कमजोर का शोषण करता है। को नृप होए हमें क्या हानि की भावना इस काल की जनता में विद्यमान थी, जिसके कारण वह राज्य के किसी कार्य में उत्साह नहीं दिखाती थी। कोई भी राजा हो, हमें क्या है। तो इसलिए ये भावना इस युग के व्यक्तियों में आ गई थी, समाज में आ गई। प्यारे विद्यार्थियों, तो धार्मिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये युग में धर्म के नाम पर अनेक धर्मों की उत्पत्ति हुई। लेकिन अगर हम मोटे तौर पर चर्चा करें तो इस युग में दो धर्म प्रचलित थे। एक इस्लाम और दूसरा धर्म था वैष्णव। वैष्णव धर्म के साथ साथ हिंदुओं में जैन, बौद्ध और शैव नाथ धर्म भी प्रचलित थे। प्यारे बच्चों, यहां पर एक चीज समझने वाली बात यह है, कोई नया धर्म क्यों पैदा होता है? नया धर्म की उत्पत्ति तब होती है जब प्राचीन धर्म में कट्टरता आ जाए। लोग कट्टरता को छोड़ते हैं, सरलता को अपनाते हैं, और इसीलिए जैन, बौद्ध, शैव अर्थात नाथ संप्रदाय पैदा हुए। तो वैष्णव धर्म के साथ साथ हिंदुओं में जैन, बौद्ध और शैव धर्म भी प्रचलित थे। वैष्णव धर्म में भेदभाव, छुआछूत और पाखंड का बोलबाला था। किसमें? वैष्णव धर्म में। बौद्ध धर्म अनेक शाखाओं तथा महायान, मंत्रयान
वज्रयान आदि भागों में बटा हुआ था। ये संप्रदाय उस समय की भोली भाली अशिक्षित निम्न जातियों को जादू टोनों और भोग में उलझा रहे थे। मतलब देखो प्यारे बच्चों, आम तौर पर जादू टोना टटकों के चक्कर में कौन पड़ता है? जो व्यक्ति अनपढ़ होता, शिक्षित होता है, जिसको ज्ञान नहीं होता। तो जितने भी संप्रदाय थे, मंत्रयान, वज्रयान, सभी ये जो अनपढ़ व्यक्ति थे, अशिक्षित व्यक्ति थे, निम्न जाति के व्यक्ति थे, उनको जादू टोनों में उलझाया और भोग में उलझाया। मुसलमानों के स्थापित होने से इस्लाम धर्म का प्रचार बढ़ा। और क्या हुआ? क्योंकि ये संवत 1050 से 1375 की बात होती है। भारत हमारा आजाद हुआ 1947 में। तो किसका राज था? मुगलों का। तो मुगलों ने भारत में हिंदू धर्म का थोड़ी प्रचार करना था प्यारे बच्चों, उन्होंने अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। इसलिए जितने भी राजा हुए हैं इस युग में, मुगल राजा, सभी ने अपने इस्लाम धर्म का खूब प्रचार किया। हिंदू धर्म के साथ भेदभाव किया गया और इस्लाम धर्म में कट्टरता पूरी थी, पूरे कट्टर थे। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं वह कौन मुगल तलवार के बल पर अपने धर्म को मनवाते थे। क्या बात, इतनी कट्टरता थी। मुस्लिम राज्य स्थापित होने से इस्लाम धर्म को राजा का आश्रय भी प्राप्त था। मतलब राजा लोग भी इस्लाम धर्म को आश्रय देते थे। प्रायः सभी धर्म पाखंडों भेदों में पढ़कर अपने मूल रूप को ही खो चुके थे। जनता भ्रम का शिकार थी। कवियों ने इसी मानसिकता का वर्णन आदिकालीन साहित्य में किया। आपको पता होना चाहिए कि गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, जिसे हम हिंद की चादर कहते हैं, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया और हिंदू धर्म की रक्षा की। तो क्या था? मुगल राजा कट्टर थे, जबरदस्ती बलात् अपने धर्म को मनवाते थे और जिसके कारण कई महापुरुषों ने भारत के धर्म हित, धर्म की रक्षा के लिए उनको अपना बलिदान भी देना पड़ा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने पढ़ा आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी। अब हम आगे चलते हैं आदिकाल की अन्य परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए। साहित्यिक परिस्थितियां। मेरे बच्चों एक बात बता दूं, साहित्य का मतलब क्या होता है? जो समाज के हित को लेकर लिखा गई कविता रचना, उसे हम साहित्य कहते हैं। जिसमें समाज कल्याण की बात कही गई हो, उसे हम साहित्य कहते हैं। तो आप अब सोचो कि जिस युग की राजनीतिक परिस्थितियां हम पढ़कर आ चुके हैं, किस प्रकार थी। लोग युद्ध वर्णन करते थे, कवि युद्ध में जाया करते थे, और समाज की दृष्टि से देखें तो हमें पता है कि अमीर राजा के लिए
विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान थी। उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं, सुख भोगने का, ऐश्वर्यमय जीवन जीने का अधिकार था। लेकिन गरीब जनता, निर्धन के लिए कोई नहीं था। तो ये हमने पढ़ा सामाजिक दृष्टि से। अब जैसी राजनीतिक हालत थी वैसा ही समाज हुआ। अब समाज के बाद धर्म की बात जब हमने की प्यारे बच्चों, तो अगर हम धर्म की दृष्टि से भी देखें तो याद रखो, धर्म का पालन कौन करवाता है? राजा। राजा करवाता है ना। तो राजा, हमारा तो राजा था नहीं, हमारा आखिरी राजा हुआ हिंदू, कौन? हर्षवर्धन। और उसके बाद मुगल साम्राज्य शुरू हो गया। तो मुगलों ने इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। हिंदू आगे अनेक धर्मों में, अनेक संप्रदायों में बढ़ चुका था। शैव, वैष्णव, नाथ संप्रदाय, आगे नाथ संप्रदाय, महायान, ब्रजयान, हीनयान, इन 3 वर्गों में बढ़ चुका था। हमने इसके बारे में चर्चा की। अब इन सभी के बारे में चर्चा इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि हमने आगे पढ़ना है साहित्यिक परिस्थितियां। जिस युग की प्यारे बच्चों जैसी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियां होगी, उसी प्रकार की उस युग की साहित्यिक परिस्थितियां होगी। कहने का मतलब, आदमी जिस वातावरण में रह रहा है, जिस समाज में रह रहा है, जिस धर्म का पालन कर रहा है, उसकी लेखनी भी तो वैसे होगी। वो लिखेगा भी वैसे जैसे वातावरण में रह रहा है। तो इसलिए अब हम करेंगे साहित्यिक परिस्थितियां भी देखते हैं कैसे थी। तो आओ हम पढ़ते हैं साहित्यिक परिस्थिति। प्यारे बच्चों, आदिकाल राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से उथल पुथल का काल था। अभी इसीलिए मैंने आपको सविस्तार चर्चा की कि कैसी राजनीतिक परिस्थितियां थी, कैसी सामाजिक थी, कैसी धार्मिक थी। ऐसे अशांत वातावरण में यद्यपि कला साहित्य के लिए अधिक अवसर नहीं होते, फिर भी इस काल के साहित्य ने बहुत उन्नति की। देखो, उथल पुथल का युग था, अशांत वातावरण था, लेकिन फिर भी इस काल में क्या लिखेंगे? साहित्य लिखेंगे। हम उस पर चर्चा करेंगे, प्रत्येक साहित्य पर। चलो, आरंभ में संस्कृत साहित्य को राज्याश्रय में खूब फलने फूलने का अवसर मिला। प्रारंभिक दौर में क्या था? देखो, सबसे पहले एक बात यहां सुन लो सभी बच्चे। सबसे पहले आई वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो जब शुरुआत में थी वैदिक संस्कृत, तो संस्कृत में साहित्य लिखे गए। और जब संस्कृत में साहित्य प्यारे बच्चों देखो लिखे गए, तो जितने भी राजा थे वो अपने अपने कवियों को आश्रय दिया, राज्याश्रय। और जब राजा का हाथ कवि पर हो तो क्या बात है, कविता नहीं लिखेगा? जिस कहते हैं जिसको खाने को मिले तभी कुछ लिखता है ना। तो जब राजाश्रय, राजाओं का आश्रय प्रदान था, तो उन्होंने कविता लिखी, रचनाएं लिखी। कन्नौज एवं कश्मीर में 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच संस्कृत साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ। 9वीं से 11वीं शताब्दी तक के बीच इसका संस्कृत साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ। आनंदवर्धन संस्कृत के आचार्य, अभिनव गुप्त संस्कृत के हैं, कुंतक ये भी संस्कृत के हैं, भोजदेव, मम्मट, राजशेखर, भवभूति आदि आचार्य इसी युग की देन है। मतलब सभी ये जो आचार्य पैदा हुए संस्कृत के, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, कुंतक, भोजदेव, मम्मट, राजशेखर, भवभूत, सभी किस युग में हुए? आदिकाल में। इन्होंने प्यारे बच्चों, इन विद्वानों ने, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, कुंतक ने अलग अलग संप्रदाय पर अलग अलग विचार दिए।
किसी ने वक्रोक्ति अलंकार पर अपने विचार दिया, किसी ने रस पर दिया, किसी ने अलंकार पर दिया। तो इस युग के इन विद्वानों ने अलग अलग विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए, और इसलिए कहा जाता है कि उथल पुथल और अशांत वातावरण होने के परिणाम स्वरूप भी इस काल में जो साहित्य है खूब लिखा गया। चलो प्यारे बच्चों, हम आगे चलते हैं। इस साहित्य में ज्योतिष, दर्शन व स्मृति आदि विषयों की टीकाएं भी लिखी गई। इस युग में ज्योतिष पर भी लिखा गया साहित्य, स्मृति पर भी लिखा गया, टीकाएं भी छोटी छोटी लिखी गई। इस युग में संस्कृत साहित्य की समृद्धि का एक प्रमुख कारण देशी राजाओं का इस ओर ध्यान देना भी है। जितने भी छोटे छोटे राजा थे बेटे, वो पूरा ध्यान देते थे अपने अपने कवियों पर, और इसलिए लोग खूब कविताएं लिखी, रचनाएं लिखी। विद्वानों ने खूब रिसर्च किया, शोध किया, अलंकार पर किया, रस पर किया। राजा भोज की सरस्वती कंठाभरण, राजा भोज की सरस्वती कंठाभरण व श्रृंगार प्रकाश आदि कृतियां संस्कृत साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएं। संस्कृत साहित्य की सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, ये दोनों राजा भोज की हैं और महत्वपूर्ण रचना। इस युग का अन्य साहित्य प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। जैन आचार्यों ने मध्य देश से पश्चिमी सीमा के क्षेत्र में रहकर संस्कृत के पुराणों को नए रूपों में प्रस्तुत किया। महावीर जैन और उनके अनुयायी मध्य देश में रहकर, पश्चिमी सीमा के क्षेत्र में रहकर उन्होंने पुराणों को एक नया रूप दिया। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्राकृत भाषा है प्यारे बच्चों, आपको समझाया था, वैदिक, लौकिक, पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, इन भाषाओं का विकास हुआ। तो प्राकृत अपभ्रंश के साथ साथ पुरानी हिंदी का उपयोग भी इस काल के कवियों ने किया। तो देख लो, समृद्ध था। ठीक है, राजनीतिक परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी, मैं मानता हूं धार्मिक भी हालात इस युग के वातावरण नहीं अच्छे थे, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से बहुत कुछ लिखा गया है इस युग में। तो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ रहे हैं साहित्यिक परिस्थितियां। इसी प्रकार पूर्वी सीमा के क्षेत्र में सिद्धों और नाथों ने अपभ्रंश के साथ साथ लोक भाषा का भी प्रयोग किया। अमीर खुसरो ने हिंदी के आरंभिक रूप खड़ी बोली को अपनाया, जबकि विद्यापति ने अपने साहित्य की रचना मैथिली भाषा में की। क्या हुआ? लोक भाषा का प्रयोग किया गया अपभ्रंश के साथ साथ। पहले बच्चों देखो, सबसे कठिन थी वैदिक संस्कृत समझना, फिर लौकिक संस्कृत आई, फिर पाली आई। इन भाषाओं का विकास क्यों चला? ताकि कठिन से सरल की ओर भाषा विकास करती तभी है जब कठिन से सरल की ओर चले और सभी को समझ आए। तो अंत में सिद्धों नाथों ने अपभ्रंश के साथ साथ लोक भाषा का प्रयोग किया ताकि खूब अपने धर्म का प्रचार और प्रसार हो सके। अमीर खुसरो को क्या कहते हैं हम? ये देखो आपके समक्ष है, अमीर खुसरो की छाया चित्र है, और अमीर खुसरो को हम कहते हैं खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। और विद्यापति की रचनाएं, विद्यापति की पदावली आप सभी जानते हैं, खूब सुंदर बन पड़ी। अतः कहा जा सकता है कि उस काल में संस्कृत मुख्यतः राज प्रवृत्ति को सूचित करती थी और अपभ्रंश में धार्मिक साहित्य की रचना हुई, और हिंदी ही जनता की मानसिक स्थितियों एवं भावनाओं का प्रतिनिधित्व
करती रही। यही वो भाषा थी जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों से उत्पन्न संघर्ष की झलक सीधे तौर पर दिखाई देती है। तो प्यारे बच्चों, यही आज हमारा समाप्त होता है आदिकाल की परिस्थितियां। आप सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद।